टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव अब अंतिम दौर में है। 2 दिनों बाद प्रचार अभियान भी 7वें चरण का चुनाव है, वो प्रचार अभियान भी समाप्त हो जाएगा और 1 तारीख को ईवीएम पर वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन आज पहली बार बिहार में लगा कि लोकसभा चुनाव चल रहा है और उस लोकसभा चुनाव के दौरान कोई राष्ट्रीय मुद्दों पर विपक्ष अपनी बात रख रहा है। जी हां, हम बात राहुल गांधी के बिहार दौरे की कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ और सिर्फ उन मुद्दों पर चर्चा हो रही थी जिन मुद्दों को लेकर लग रहा था कि तेजस्वी और मुकेश सहनी 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए। न राष्ट्रीय मुद्दों पर उस तरीके से अपनी बात वो रख पा रहे थे, न राष्ट्रीय मुद्दों पर मोदी जो सवाल खड़े कर रहे थे उन सवालों का वो जवाब दे पा रहे थे। लेकिन आज पहली बार लगा कि हाँ, राहुल ने मोदी के हर एक सवाल का जवाब ही नहीं दिया। देश के जनता के सामने उन्होंने एक विकल्प भी रखा है और एक विजन भी रखा है। हमें लगता है कि यही बातें बिहार के पूरे प्रचार अभियान के दौरान मिस किया है, जिसका खामियाजा इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। और ये कह सकते हैं कि मोदी से अगर कोई ईमानदारी से कोई एक व्यक्ति लड़ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल लड़ रहा है। ये अलग बात है कि राहुल की पार्टी उनके साथ खड़ा नहीं है। ये अलग बात है कि कई मौके पर मुझे लगता है कि राहुल अकेले है। ये अलग बात है कि कई मौके पर मुझे लगता है कि राहुल पूरी बातों को मजबूती से रखता क्यों नहीं है। मुझे कई मौके पर ऐसा लगता है कि राहुल को ये निर्णय लेना चाहिए लेकिन वो निर्णय नहीं ले पा रहा है। मुझे कई मौके पर ऐसा लगता है कि राहुल के रहते हुए ये कैसे हो सकता है। कई मौके पर मुझे लगता है कि राहुल आज की राजनीति में फिट नहीं बैठते। इन सब सवालों के बावजूद भी 18वीं लोकसभा चुनाव में राहुल जिस अंदाज में मोदी को चुनौती दी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी नेता ने उस तरीके से चुनौती नहीं दिया। आज जिस वोटर को लेकर हम लगातार कह रहे हैं, हालांकि चौथे चरण के चुनाव के दौरान हमें लगता है चौथा चरण का चुनाव हो गया था, आरजेडी के एक बड़े नेता से हमारी फोन पर बात हुई थी और मैंने उनको कहा था कि आप चुनाव हार रहे हैं। तो क्यों? कि एक बड़ा वोट सेक्शन जो महिलाओं का है वो आज भी आपके प्रचार अभियान से दूर है। वो आज भी आप उनके लिए क्या करने जा रहे हैं उस पर आपके तरफ से कोई बातें उनके बीच नहीं जा रही है, जबकि बाकी जितने नीतीश कुमार हो या मोदी हो वो बार बार उस वोट बैंक को अपने तरीके से साध रहे हैं। हालांकि उसके बाद मैंने देखा कि तेजस्वी यादव भी 10 किलो अनाज और 1 लाख रुपया अकाउंट में देने की बात कहना शुरू कर दिया है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन आज जिस तरीके से राहुल ने अपनी बातों को रखा है, जरा आप भी सुनिए कि महिलाओं के जिस वोटर के सहारे हम कह रहे हैं कि बिहार में सब कुछ 2019 की तरह हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, उस वोटर को साधने के लिए राहुल ने आज क्या कहा है और किस तरीके से कहा है, पहले जरा ये सुन लीजिए। सबसे पहला हमारा काम, उन्होंने अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। और कैसे करेंगे बता रहा हूं। यहां पे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में, हर शहर में हिंदुस्तान के गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। किसानों के परिवार होंगे, मजदूरों के परिवार होंगे, पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासी, गरीब, जनरल कास्ट, माइनॉरिटी, जो भी इस देश में गरीब है, छोटा व्यापारी, गरीबी रेखा से अगर वो नीचे है, उसका नाम इस लिस्ट में आएगा। करोड़ों लोगों की लिस्ट बनेगी। उसके बाद हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। करोड़ों महिलाओं के नाम चुने जाएंगे। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी
5 जुलाई को करोड़ों परिवार सुबह उठेंगे, अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे और बैंक अकाउंट में 5 जुलाई को 8,500 रुपए अंदर। आप देखोगे कहोगे ये क्या हुआ, कहां से आया? इंडिया गठबंधन की सरकार ने उसको अंदर डाला। जुलाई में मिलेगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी चलता जाएगा। फटाफट 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 अंदर। मैं तो कहता हूं ये मीडिया वाले कहेंगे जब हम पैसा देंगे, मीडिया वाले कहेंगे देखो देखो ये गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। और मैं कहूंगा ज्यादा बोलोगे ना, अभी 1 लाख रुपए साल का दे रहे हैं, 2 लाख कर देंगे। आपने सुना, तो सिर्फ महिलाओं को ही उन्होंने एड्रेस नहीं किया है, किसानों को भी उसी तरीके से अपने योजनाओं के साथ जोड़ने की कोशिश किया है। तो जरा किसान को लेकर वो क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। धान उगाते हो, यहां पे आपको धान के लिए, हिंदुस्तान के किसानों को धान के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए सही दाम नहीं मिलता। जब आपको धान बेचना होता है, अदानी जैसे लोग मार्केट को फिक्स करके दाम को कम कर देते हैं, और जब आप अपना धान बेच देते हो उसको बढ़ा देते हैं। तो पहली बार हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के किसानों को, बिहार के किसानों को कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम धान के लिए, अनाज के लिए, शुगर केन के लिए देने जा रही है। महिला, किसान, और फिर बात आई अग्निवीर की, रोजगार की बात तो है। उन्होंने कह दिया कि हम रोजगार की गारंटी, नौकरी की गारंटी देंगे, हम आपको संवैधानिक राइट देंगे। क्या हर युवा को नौकरी सरकार देगी? ये बहुत बड़ी बात है। ये अपने आप में जो है एक अलग तरीके का कंसेप्ट लेकर राहुल ने जनता के बीच आया, और कैसे हम देंगे उसका उन्होंने पूरा खाका तैयार करके लोगों के बीच रखा है। तो जरा वो भी सुन लीजिए कि हम नौकरी कैसे देंगे और उस नौकरी को हम क्रिएट कैसे करेंगे। हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को हम पहली नौकरी पक्की का अधिकार देने जा रहे हैं। 1 साल की नौकरी मिलेगी प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में, HAL, BHEL जैसी कंपनीज में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेजेस, सरकारी यूनिवर्सिटीज में 1 साल की होगी। बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी, जॉब एक्सपीरियंस मिलेगा। महीने का 8,500 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर, ठक 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 ठक। साल का 1 लाख रुपया। उसके बाद हिंदुस्तान को एक बेहतरीन ट्रेंड वर्कफोर्स मिलेगी। तो सुना आपने, मतलब युवा को भी उन्होंने एड्रेस किया, किसान को भी एड्रेस किया, महिलाओं को भी एड्रेस किया, और फिर आ गए अग्निवीर पर। और बिहार में अग्निवीर को लेकर जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है, ये बात इसी अंदाज में पहले फेज से अगर लगातार हर फेज में किया गया होता तो बिहार की फिजा आपको पूरी तौर पर बदली बदली से दिखती हुई नजर आती। क्योंकि जिस मां ने 5 किलो अनाज या अन्य योजनाओं की वजह से आज मोदी और नीतीश के साथ खड़ी हैं, बेटे के सवाल पर वो जरूर पीछे हट जाते। तो जरा सुनिए अग्निवीर को लेकर क्या कह रहे हैं और किस तरीके से एक अग्निवीर के छात्र पहुंचकर उन चीजों को राहुल के सामने रखा। जरा आप भी सुनिए। अब अग्निवीर की बात देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, उन्होंने सेना का अपमान किया है, हिंदुस्तान के वीर जवानों का अपमान किया है। कैसे किया? अग्निवीर हो, हाँ इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अग्निवीर है,
विकास कुमार, आपको कैसा लगा ये अग्निवीर योजना? हमको ये स्कीम थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा सर। इनको ये स्कीम थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा। पता है क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 2 तरीके के शहीद बनाए हैं। इनको विकास कुमार को कहा जा रहा है कि तुम जाओ, तुम्हारे दिल में देशभक्ति की भावना है, तुम जाओ, तुम बॉर्डर पे खड़े हो, बिना ट्रेनिंग के, बिना पेंशन के, बिना कैंटीन, और अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है, अगर तुम शहीद होते हो, तो हिंदुस्तान की सरकार तुम्हारे साथ नहीं खड़ी होगी। अगर तुम शहीद होते हो, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम अग्निवीर हो, तुम नॉर्मल जवान नहीं हो। भाइयों और बहनों, यह सिर्फ सेना का नहीं, हर देशभक्त का अपमान है, और हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि 2 शहीद होंगे। एक तरीके का शहीद होगा, सबको पेंशन मिलेगी, सबके परिवार की रक्षा होगी, सबको कैंटीन मिलेगी, सबको पेंशन मिलेगी। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, और आपके माध्यम से हिंदुस्तान के हर एक जवान को, हर एक युवा को, हर एक अग्निवीर को, जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, हम अग्निवीर योजना को फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देंगे। हम अग्निवीर योजना को इनको कहा जा रहा है कि 2 तरीके के जवान होंगे। एक अमीर घर का बेटा होगा, जिसे जवान कहा जाएगा, जिसको शहीद का दर्जा मिलेगा, और दूसरा गरीब घर का बेटा होगा, बिहार के किसान का बेटा होगा, जो सेना में जाएगा, उसको सेना से निकाल दिया जाएगा, उसको ना पेंशन मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना कैंटीन मिलेगी। अगर उसके साथ कुछ होता है, सरकार उसकी रक्षा नहीं करेगी। हम इस बात को नहीं मानेंगे, अग्निवीर योजना को फाड़ के कूड़ेदान में डालेंगे। तो आपने सुना, मतलब हर उस चीजों को उन्होंने एड्रेस किया है जो आज की जरूरत है, और जिसके सहारे इस देश की राजनीति को एक अलग दिशा दी जा सकती थी। 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं बिहार के युवाओं, नरेंद्र मोदी जी ने इनको भरा नहीं है। अदानी जी का काम किया, मगर जब नौकरी देने का समय आया, नहीं दी। जैसे हमारी सरकार बनेगी, 30 लाख सरकारी नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे। खुल के कहा है, बीजेपी के नेताओं ने खुल के कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम संविधान को खत्म कर देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। बीजेपी के नेताओं, सपना मत देखो, आपकी सरकार नहीं आ रही है, आपकी सरकार जा रही है। और मैं स्टेज से गारंटी दे रहा हूं, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने युवाओं को रोजगार नहीं दिया, अग्निवीर योजना लाए, किसानों की मदद नहीं की, जाति जनगणना पे बिल्कुल चुप हो गए। भाइयों और बहनों, देश में 50% पिछड़ा वर्ग है, 15% दलित, 8% आदिवासी। हमने जाति जनगणना की बात उठाई, हमने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, देश को पता लगना चाहिए इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, दलित कितने, आदिवासी कितने, गरीब जनरल कास्ट के कितने, माइनॉरिटी कितने। हमने यह भी कहा कि सिर्फ जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, आर्थिक सर्वे होना चाहिए और हर संस्था का सर्वे होना चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार में
मीडिया में, जुडिशरी में कितने पिछड़े लोग हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं। जैसे ही मैंने ये बात बोली, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं है। क्योंकि इतना मानिए कि जनता जिस तरीके से मोदी से लड़ रहा है, मोदी शायद कल्पना में भी नहीं सोचे होंगे कि जनता उनसे इस तरीके से फाइट कर रहा है। आज पार्टी बहुत पीछे छूट चुका है, आज जनता आगे है और उनसे लड़ रहा है। और उस लड़ाई में अगर कहीं चूक होती है या जनता उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने में विफल होता है, तो इसके लिए कोई अगर एक व्यक्ति जिम्मेवार होगा, तो आज भी हम मानते हैं कि राहुल को जो स्टैंड लेना चाहिए था, राहुल वो स्टैंड लेने से बचते रहे। और यही वजह है कि बिहार में सब कुछ बदलता हुआ दिख रहा है, लेकिन उस बदलाव का असर परिणाम पर दिखेगा, इसको लेकर आज भी मैं सहमत नहीं।